Question number 2, when and for which offences can handcuffs be used when making the arrest under section 43 subsection 3 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 43 की उपधारा 3 के अंतर्गत गिरफ्तारी करते समय हथकड़ी का प्रयोग कब और किस अपराध के लिए किया जा सकता है? कब किया जा सकता है, कौन से अपराधों में किया जा सकता है? एज पर सबसेक्शन 3 of the section 43 of the BNSS, the police officer may, it is the title of the section 43, but our answer is only confined to the subsection 3. The police officer may, keeping in view the nature and gravity of the offence, use the handcuff while making the arrest of a person or while producing the such person before the court who is a habitual or repeat offender and who escaped from the custody, who has committed the offence of organized crime, terrorist act, drug related crime, illegal possession of the arms and ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of the coin and currency notes, human trafficking, sexual offences against the children or offence against the states. धारा 43 की उपधारा 3 आप देखेंगे जहां हथकड़ी के प्रयोग के बारे में नई बात ऐड हुई है, ऐसा सीआरपीसी में पहले प्रावधान नहीं था। पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को पेश करते समय, दो प्रकार की स्थितियां, एक तो गिरफ्तारी के समय या कोर्ट के सामने पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है कंसर्न पुलिस अधिकारी, उसका डिस्क्रेशन है। कब? जो अभ्यासिक अपराधी है या आत्तन अपराधी है उसके लिए कर सकता है, या अभिरक्षा से निकल भागा है, एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, उसके लिए कर सकता है। जिसने संगठित अपराध किया है 112 या 111 ऑफ बीएनएस में, या उसने टेररिस्ट एक्ट आतंकवादी कृत्य का अपराध किया है 113 ऑफ बीएनएस में, या औषधि संबंधी अपराध किए पब्लिक न्यूसेंस वाले में जो दे रखे हैं, या आयुध और गोला बारूद पर अवैध कब्जा रखने वाला अपराध किया उसने, या हत्या जो 101 बीएनएस में है वो परिभाषित है वो अपराध किया, या बलात्संग जो 63 बीएनएस में परिभाषित है वो अपराध किया उसने, या एसिड अटैक अम्लीय हमला 124 के आसपास कहीं दे रखा बीएनएस में तो वो है वो अपराध किया, या सिक्के और करेंसी नोट का कूटकरण 178 बीएनएस का अपराध किया उसने, या मानव दुर्व्यापार, ये ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में एग्जैक्ट सेक्शन नंबर याद नहीं, आईपीसी का 370, आईपीसी का 370 जो है वो अपराध किया है। बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध पोक्सो में या इंडियन पिनल कोड में कवर होने वाले जो है वो अपराध किया, या राज्य के विरुद्ध राज्य के विरुद्ध अपराध वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटसेट्रा, इनमें से कोई अपराध करने का दोषी है या आत्तन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है, इन व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार करते समय या कोर्ट के सामने पेश करते समय पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? हैंडकफिंग या हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। पहले ऐसा जजमेंट्स में डायरेक्शन थे, अब इसको स्टैट्यूट के अंदर, इस विधि के अंदर डिफाइन एज पर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार ये कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ अभिव्यक्तियां हैं, इनको परिभाषित करिए। लाइक फर्स्ट, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन कहां परिभाषित है? 21A में। कहां है? 21A। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स shall include use of the any communication device for the purpose of the video conferencing, recording of process of identification, search and seizure or evidence, transmission of the electronic communication and for such other purpose and by such other means as the state government may by rules provides। धारा 2(1) क के अनुसार जो है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन से क्या अभिप्रेत है? इससे अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शामिल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करने, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक समसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए किसी समसूचना युक्ति का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन भी है जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे।
सबसे पहले तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग है इसके अंदर, श्रव्य दृश्य है वो इलेक्ट्रॉनिक साधन के अंदर, और इसके अंदर अन्य साधन भी जो है वो शामिल हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार नियम के द्वारा वो क्या किया जाए, उपबंधित है वो किया जाए। बेल, बेल इज डिफाइंड अंडर 2(1)(b). बेल मीन्स द रिलीज ऑफ अ पर्सन, बेल मीन्स a release of a person accused of or suspected of the commission of an offence from the custody of law upon the certain condition imposed by an officer or court on execution of the such person of a bond or bail bond। 2(1)(ख) के अनुसार जमानत की क्या परिभाषा है, किसी अधिकारी के द्वारा या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित करने के अभियुक्त को या संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से उस व्यक्ति को छोड़ा जाना या रिलीज किया जाना है वो क्या है, जमानत कहलाता है। कोर्ट रिलीज कर सकता है या ऑफिसर कर सकता है, बेल बॉन्ड पे किया जा सकता है या पर्सनल बॉन्ड पे वो किया जा सकता है। किसी अपराध का अक्यूज है या सस्पेक्टेड पर्सन है तो ऐसा है वो जमानत पत्र पर या बंद पत्र पर वो छोड़ना है वो क्या कहलाता है, कुछ शर्तों पर जो कंसर्न कोर्ट या ऑफिसर ने अधिरोपित किए ऐसा रिलीज किया जाना या छोड़ना ही क्या है, जमानत कहलाता है। नेक्स्ट वन, बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड इज डिफाइंड अंडर द 2(1)(d). बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। जमानत पत्र से क्या मतलब है, 2(1)(घ) के अनुसार, 2(1)(घ) के अनुसार जो है जमानत पत्र से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचन बंद जो है वो अभिप्रेत है, मीन्स एटलीस्ट 1 श्योरिटी का बॉन्ड भी होगा, केवल पर्सनल बॉन्ड नहीं, कम से कम एक प्रतिभू का भी है वो बंद पत्र, एक भी हो सकता है वो और एक से अधिक भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी के साथ या प्रतिभू के बंद पत्र के साथ छोड़े जाने का जो है वो वचन बंद है वो क्या कहलाता है, वो जमानत पत्र है वो कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, दैट इज डिफाइंड अंडर द 2(1)(i). इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स the communication of any written, verbal or pictorial information or video content transmitted or transferred whether from the one person to another or from one device to another, from a person to a device or from a device to a person by means of an electronic device including a telephone, mobile phone, other wireless telecommunication device, a computer, audio video player, camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by the central government। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से क्या मतलब है, से कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जिसके अंतर्गत टेलीफोन भी कवर होता है, मोबाइल फोन भी कवर होता है, अन्य बेतार दूर संचार युक्ति भी कवर होती है, कंप्यूटर भी कवर होता है, सर्वे दृश्य प्लेयर भी कवर होता है, कैमरा भी है वो कवर होता है, और कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए वो भी शामिल है, जिसके द्वारा क्या होता है, कोई लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना है वो अभिप्रेत है, जिससे चाहे वो एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को भेजे जाए, एक युक्ति से किसी अन्य युक्ति को भेजी जाए, एक व्यक्ति से किसी युक्ति को और एक युक्ति से किसी व्यक्ति को पारित किया जाए, अंतरित है वो किया जाए, इस तरीके की है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना है। 2(1)(झ) के अर्थ में, कहा 2(1)(झ). नेक्स्ट, कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा इज डिफाइंड अंडर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द BNSS। कम्युनिटी सर्विस shall mean the work which the court may order a convict to perform as a form of punishment that benefits the community for which he shall not be entitled to any remuneration। Community service shall mean a work which the court may order a convict to perform as a form of punishment and that benefits the community and for which the concerned convicted person is not entitled to any remuneration। That work is called and is said to be a community service।
सामुदायिक सेवा जो है धारा 23 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है, वो की गई है। सामुदायिक सेवा से ऐसा कोई कार्य अभिप्रेत है जिसको किसी दोषित व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में जो समुदाय के लाभ के लिए हो करने के लिए न्यायालय आदेश करे और जिसके लिए वो किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। सामुदायिक सेवा में एक कोई कार्य होगा, वो कार्य कोर्ट ने करने के लिए ऑर्डर दिया है और दंड के रूप में दिया है ऑर्डर उसको, है वो कार्य करने के लिए, और उस कार्य से क्या हो रहा है, समुदाय को, कोई कम्युनिटी को कोई लाभ हो रहा है और उस कार्य करने के बदले उस कार्य करने वाले व्यक्ति को या दोषित व्यक्ति को कोई पैसा या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है। वो कार्य है वो क्या कहलाता है, वो कम्युनिटी सर्विस या सामुदायिक है वो सेवा कहलाता है। वो एक दंड का प्रकार है। क्या है? इट इज द टाइप ऑफ पनिशमेंट, काइंड ऑफ द पनिशमेंट एज पर सेक्शन 3, एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द बीएनएस। बीएनएस की धारा 3 में ही तो दे रखे हैं दंड के प्रकार सर। 4 में, सॉरी 3 में नहीं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कोर्ट टू टेस्ट द कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड विटनेस? ब्रीफली डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ द रिसेंट डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। बालक साक्षी की क्षमता या सामर्थ्य जो है उसकी प्रारंभिक परीक्षा का न्यायालय द्वारा परीक्षण किए जाने से क्या अभिप्राय है? उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय की सहायता से संक्षेप में इसकी विवेचना करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 124 ऑफ द BSA, हु मे टेस्टिफाई, all persons shall be competent to testify unless the court considered that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. State of MP versus Balbir Singh 2025 Supreme Court. Court held that the addresses the complexity of the assessing the child witness testimony and enunciates the clear principle for determining when the such testimony can be relied upon, partially relied upon, or should be disregarded. The court clarified that the intellectual capacity and not the age. What is the material factor? Intellectual capacity of that child is the material point, not the age of the child is the determining factor of the witness competency to testify himself or herself. In addition to that, the Pradeep versus State of Haryana 2023 Supreme Court, the court held that it is the duty of the trial judge to ascertain whether the child understand the questions put to them, is able to give the rational answers, and understand the duty of the speaking the truth. It is the duty of the court to ascertain that by the preliminary examination of the concerned child. The court mandated that the trial judges must record their opinion and satisfaction regarding the child's competence and clearly stating the reasons for the such satisfaction. Additionally, the questions put to the child during the preliminary examination must be recorded to enable the appellate courts to assess the correctness of the trial court's opinion. This preliminary examination serves as a crucial safeguard to ensure that only reliable child witnesses are permitted to testify. And the wide guideline issued by the Honorable Supreme Court in this case law, the first guideline is the Evidence Act does not prescribe any minimum age for a witness. As such, a child witness is competent witness and his or her evidence and cannot be rejected outrightly. एसी चल रहा है कि ऐसा ही लग रहा मुझे? अच्छा, नहीं तो फैन चालू कर देना पीछे से, है ना, कम नंबर पे। एविडेंस एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब द एनी मिनिमम एज फॉर द विटनेस। कर लीजिए पीछे वाला क्वेश्चन। एविडेंस एक्ट डज नॉट
prescribe any minimum age for a witness, and such a child witness is a competent witness and his or her evidence and cannot be rejected outrightly as per section 118 of the old act, now the 124 of BSA. Before the evidence of the child witness is recorded, a preliminary examination must be conducted by the trial court to ascertain if the child witness is capable of understanding sensitivity of the giving evidence and the importance of the questions that are being put to him. Third guideline, before the evidence of the child witness is recorded, the trial court must record its opinion and satisfaction that the child witness understand the duty of the speaking the truth and must clearly state why he is of the such opinion. Next guideline, the questions put to the child in the course of the preliminary examination and the demeanor of the child and their ability to respond to questions coherently and rationally must be recorded by the trial court. The correctness of the opinion formed by the trial court as to why it is satisfied that the child witness was capable of giving evidence may be gone into by the appellate court by either scrutinizing the preliminary examination conducted by the trial court or from the testimony of the child witness or the demeanor of the child during the deposition and cross examination as recorded by the trial court. Next guideline, the testimony of a child witness who is found to be competent to depose means capable of the understanding the questions put to it and able to give the coherent and rational answers would be admissible in evidence. The trial court must also record the demeanor of the child witness during the course of its deposition and cross examination and whether the evidence of the such child witness is his voluntary expression and not born out of the influence of the others. Next guideline, there is no requirement or condition that the evidence of a child witness must be corroborated before it can be considered. A child witness who exhibits the demeanor of any other competent witness and whose evidence inspires confidence can be relied upon without any need for the corroboration and can form the sole basis for conviction. If the evidence of the child explains the relevant events of the crime without improvements or the embellishments, the same does not require the any corroboration whatsoever be considered by the concerned court. Corroboration of the evidence of the child witness may be insisted upon by the courts as measure of the caution and prudence where the evidence of the child is found to be either tutored or riddled with the material discrepancy or the contradictions. There is no hard and fast rule when the such corroboration would be desirous or required and would depends upon the particular facts and circumstances of the each case. Child witnesses are considered as dangerous witnesses as they are palpable and liable to be influenced easily, shaped and molded, and as such the court must rule out the possibility of the tutoring. If the courts after a careful scrutiny find that there is neither any tutoring nor any attempt to use the child witness for ulterior purposes by the prosecution, then the court must rely on the confidence inspiring testimony of the such a witness in determining the guilt or innocence of the accused. In the absence of any allegation by the accused in this regard, an inference as to whether the child has been tutored or not can be drawn from the contents of his depositions, his evidence, his testimony. The evidence of a child witness is considered tutored if their testimony is shaped or influenced at the instance of someone else or is otherwise fabricated. Where there has been any tutoring of a witness, then the same may possibly produce the two broad effects in their testimony. One is the
improvisation or another is the fabrication. Merely because a child witness is found to be repeating the certain parts of what somebody asked her to say is no reason to discard her testimony as tutored if it is found that what is in substance being deposed by the child witness is something that he or she had actually witnessed and he or she actually saw, heard, etc. A child witness who has withstood his or her cross examination at length and able to describe the scenario implicating the accused in detail as the author of the crime, the minor discrepancy or the parts of the co-head disposition that have crept in will not by itself affect the credibility of the such witness. Part of the statement of child witness, even if tutored, can be relied upon if the tutored part हाँ क्लास में हो भाई, क्यों कॉल कर रहे हो? Part of the statement of a child witness, even if tutored, can be relied upon if the tutored part can be separated from the untutored part. In case the such remaining untutored or untainted part inspires the confidence, the untutored part of the evidence of the child witness can be believed and taken into the consideration or the purpose of the corroboration as in case of the hostile witness. Means if there is a possibility of the fabrication or manipulation of the statement, the part of a statement may be result of the influence or the tutoring, then that part can be separated from the other part of the same testimony. Then the part which is not tutored or influenced by the any other person can be relied upon by the court as per the this last guideline of the Honorable Supreme Court. धारा 124 जो बेसिक प्रोविजन है, सबसे पहले आपको प्रोविजन रेफर करना है, उसके बाद जजमेंट है वो बताने कौन साक्ष्य दे सकता है। ऐसा प्रावधान नए अधिनियम में धारा 124 में और पुराने एक्ट में धारा 118 में, बीएसए में 124 में सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस मीन्स कम आयु, अति वार्धक्य बहुत अधिक उम्र, शरीर के या मन के किसी रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वो जो इनसे किए गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों का युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित थे। मीन्स जो उससे प्रश्न पूछा जा रहा है वो कोर्ट के द्वारा पूछा जा रहा है या अदरवाइज कोई पार्टी या उसका एडवोकेट पूछ रहा है, उस प्रश्नों को समझ रहा है और उनका रैशनल आंसर, तर्क संगत या लॉजिकल आंसर देने में जो सक्षम है, वो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति क्या माना जाएगा, कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। बट कुछ कारणों से यदि वो प्रश्नों को नहीं समझ पा रहा है और उनका रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है, टेंडर एज के कारण, एक्सट्रीम ओल्ड एज के कारण या फिजिकल या मेंटल किसी डिजीज के कारण या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से, तो उस कंडीशन में वो इनकॉम्पिटेंट विटनेस है, वो कंसिडर होगा। मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह 2025 सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में बालक साक्षी के साक्ष्य के आकलन की जटिलताओं पर विचार किया गया और यह निर्धारित करने के लिए स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किए गए कि कब ऐसे साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है और कब आंशिक रूप से उसके साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है और कब उसके पूरे साक्ष्य को नजरअंदाज या रिजेक्ट जो है वो किया जा सकता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि साक्ष्य के सामर्थ्य का उदाहरण करने वाला कारक क्या है, उसकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल जो उसकी कैपेसिटी वो है, वो कारक है उसके सामर्थ्य का उदाहरण करने का, न कि उसकी उम्र या आयु। प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य 2023 सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए बालक साक्षी की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में भी और उसके साक्ष्य पर भरोसा किया जाए या नहीं, उसको रिलाई अपॉन किया जाए या नहीं। व्हाइट गाइडलाइन 12 दिशा निर्देश है वो जारी हुए। इसमें न्यायालय ने यह कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वो 3 बातें सुनिश्चित करे किसी बाल साक्षी की या बालक साक्षी की है वो साक्ष्य को लेखबद्ध करने से पहले। सबसे पहले बालक उससे पूछे गए प्रश्नों को समझता है या नहीं, इस बात को निश्चित करे।
दूसरी बात, बालक तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है क्या, और तीसरी बात, बालक सत्य कथन करने के कर्तव्य को समझता है क्या, उसको ऑन और ट्रू बोलना चाहिए, सशब्द उसका कथन जो है सत्य है वो होना चाहिए, क्या उस बात को समझ रहा है कि मुझे इस जगह पर, इस प्रांगण में, इस कोर्ट हाउस के अंदर है वो ट्रूथनेस के साथ जो है वो स्टेटमेंट देना, इस बात को वो अंडरस्टैंड करता है या समझता है क्या। इन तीन बातों को सुनिश्चित करना है वो ट्रायल कोर्ट जो है या अधीनस्थ न्यायालय उनके जजेस की है वो ड्यूटी है, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट है और चाहे वो सेशन कोर्ट है। न्यायालय ने आदेश दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश बालक के सामर्थ्य के बारे में अपनी राय और संतुष्टि दर्ज करें, रिकॉर्ड में लिखें कि उन्होंने क्या राय बनाई है, वो सक्षम है या नहीं साक्ष्य देने में, और क्या सेटिस्फेक्शन रहा, किन कारणों से वो संतुष्ट हो गए कि ये एक कॉम्पिटेंट विटनेस है या वो चाइल्ड होते हुए भी। ऐसी संतुष्टि के कारणों को स्पष्ट रूप से बताएं और इसके अतिरिक्त प्रारंभिक परीक्षा के दौरान बालक से पूछे गए प्रश्नों को लेखबद्ध भी करें, क्या प्रश्न उसने पूछे, क्या उसने आंसर दिए, उनको भी लिखे वो, ताकि अपीलीय न्यायालय भी अधीनस्थ न्यायालय की राय की सत्यता का आकलन कर सके। और यह प्रारंभिक परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करती है कि केवल विश्वसनीय बालक साक्षी जो है उनके साक्षी को देने की वो अनुमति दी जाए, जो विश्वसनीय नहीं है, जो समझ नहीं पा रहा है, उसकी एविडेंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाए। इसके लिए कि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है, एक उपाय है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम अ चाइल्ड विटनेस। 12 जो गाइडलाइन इश्यू हुई, पहला जो पॉइंट है, साक्ष्य अधिनियम किसी साक्षी के लिए कोई न्यूनतम आयु जो है वो निर्धारित नहीं करता और इस प्रकार बालक साक्षी एक सक्षम साक्षी और उसके साक्ष्य को पूर्ण रूप से नामंजूर जो है वो नहीं किया जा सकता। साक्ष्य अधिनियम की धारा 118, ये पुराने एक्ट की है, नए एक्ट की कौन सी धारा, धारा 124, क्योंकि ये जजमेंट आया था तब तक पुराना एक्ट ही इन्फोर्स में था। तो नए एक्ट का जो 124, उसके अनुसार बालक साक्षी का साक्ष्य दर्ज करने से पहले विचारण न्यायालय द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित है वो की जानी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या बालक साक्षी साक्ष्य देने की पवित्रता और उससे पूछे गए प्रश्नों के महत्व को समझने में सक्षम है क्या। थर्ड जो गाइडलाइन इश्यू है इस जजमेंट में, बालक साक्षी का साक्ष्य लेखबद्ध करने से पहले विचारण न्यायालय को अपनी राय और संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि बालक साक्षी सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है और उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वो ऐसी राय क्यों रखता है। बालक के द्वारा जो है वो ऐसी राय क्यों रखता है कि मुझे सत्य ही बोलना चाहिए इस वो कोर्ट हाउस के अंदर, ऐसी राय क्यों वो रखता है, ये भी स्पष्ट रूप से जो है वो बताना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा के दौरान बालक से पूछे गए प्रश्न और बालक का आचरण और प्रश्नों का सुसंगत और तर्कसंगत रूप से उत्तर देने की उसकी क्षमता, उसको विचारण न्यायालय के द्वारा लेखबद्ध करना चाहिए। जो प्रश्न पूछे, बालक का डिमेनर या आचरण उस समय और प्रश्नों का सुसंगत और तर्कसंगत उत्तर देने का उसका सामर्थ्य या क्षमता जो है वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा लेखबद्ध करनी चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा इस बारे में बनाई गई राय की सत्यता कि वो इस बात से क्यों संतुष्ट है कि बालक साक्षी साक्ष्य देने में सक्षम था, वो अपीलीय न्यायालय द्वारा या विचारण न्यायालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच की जांच करके या बालक साक्षी के साक्ष्य या विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए कथन और प्रति परीक्षा के दौरान बालक के आचरण से जो है उसकी परीक्षा की जा सकती है, उसकी जांच है वो की जा सकती है। ऐसे बालक साक्षी का साक्ष्य जो कथन करने में सक्षम पाया जाता है या एविडेंस देने के लिए सक्षम पाया जाता है, अर्थात उससे पूछे गए प्रश्नों को वो समझने में सक्षम है और उनका सुसंगत और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है, उसका जो साक्ष्य होगा वो क्या होगा, वो ग्राह्य होगा, एडमिसिबल होगा एविडेंस में। विचारण न्यायालय को कथन और प्रति परीक्षा के दौरान बालक साक्षी के आचरण को भी वो लेखबद्ध करना होगा और यह भी देखना होगा कि क्या ऐसे बालक साक्षी का साक्ष्य उसकी स्वैच्छिक अभिव्यक्ति है या दूसरों के प्रभाव से उत्पन्न है वो नहीं है, वो वॉलेंटरीली जो है वो एविडेंस है वो दे रहा है, किसी के इंप्रेशन में या है वो प्रोमिस एटसेट्रा के अंदर है वो नहीं दे रहा है, किसी के द्वारा सिखाए जाने पर है वो, किसी के द्वारा जो है उसको उकसाए जाने आदि पर है वो नहीं दे रहा, इसके बारे में ओपिनियन है वो देनी होगी। ऐसी कोई आवश्यकता या शर्त नहीं है कि बालक साक्षी के साक्ष्य पर विचार करने से पहले उसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है। बालक साक्षी जो किसी अन्य सक्षम साक्षी जैसा आचरण प्रदर्शित करता है या जिसका साक्ष्य विश्वास है वो जगाता है, उस पर बिना किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता के भरोसा किया जा सकता है। वह दोष सिद्धि का एकमात्र आधार भी हो सकता है बालक साक्षी का साक्ष्य,
यदि बालक का साक्ष्य अपराध की सुसंगत घटनाओं को बिना किसी सुधार या अलंकरण के स्पष्ट करता है तो उसे अलंकरण मीन्स बढ़ा चढ़ा के, बिना किसी है वो बढ़ा चढ़ा के या है वो सुधार के है वो स्पष्ट करता है, तो किसी भी प्रकार के पुष्टिकरण की है वो आवश्यकता नहीं है या संपुष्टि की आवश्यकता नहीं, बिना संपुष्टि के उस साक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है। बालक साक्षी के साक्ष्य की पुष्टि पर न्यायालय द्वारा सावधानी और विवेक के उपाय के रूप में जोर दिया जा सकता है। कौशन के रूप में जो है कॉरोबोरेशन भी है वो अपेक्षित की जा सकती है, संपुष्टि भी अपेक्षित की जा सकती है। जहां बालक का साक्ष्य या तो गढ़ा हुआ पाया जाता है या उसमें भौतिक विसंगतियां या विरोधाभास पाए जाते हैं, जहां बालक का साक्ष्य जो है वो क्या है, गढ़ा हुआ मीन्स बनावटीपन है उसमें, एविडेंस के अंदर उसने क्रिएट की है स्टोरी, झूठी स्टोरी क्रिएट की है, या भौतिक विसंगतियां हैं या विरोधाभास है, या ऐसा कोई है वो निश्चित नियम नहीं है कि ऐसी पुष्टिकरण कब वांछनीय है, कब आवश्यक होगी, यह प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि कब बालक साक्षी का जो है अन्य साक्ष्य से संपुष्टि होनी चाहिए और कब नहीं हो। बालक साक्षी को खतरनाक साक्षी जो है वो माना जाता है क्योंकि वे लचीले होते हैं। लचीले मीन्स उनको जैसा आप बहकाओगे वैसे बहक जाएंगे, वो जो है वो लचीले होते हैं और आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए न्यायालय को सिखाए जाने की संभावना को खारिज है वो करना चाहिए। यदि न्यायालय सावधानीपूर्वक जांच के बाद पाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बालक साक्षी को न तो कोई प्रशिक्षण दिया गया और न ही कोई गुप्त उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करने का कोई प्रयास किया गया, न्यायालय को अभियुक्त के अपराध और निर्दोषिता का निर्धारण करने में ऐसी साक्षी की विश्वास प्रेरक साक्ष्य पर भरोसा या विश्वास करना चाहिए। इस संबंध में अभियुक्त द्वारा किसी भी आरोप के अभाव में जो है, इस संबंध में अभियुक्त द्वारा किसी आरोप के अभाव में इस बारे में एक निष्कर्ष है कि क्या बालक को प्रशिक्षित किया गया या नहीं, उसके अभिकथनों से निकाला जा सकता है। बालक को जो है वो प्रशिक्षित सिखाया गया या नहीं, उसको वो ट्यूटरिंग उसकी हुई है या नहीं, ये उसने जो एविडेंस दी है, जो कथन किए, उन कथनों से ही उसका कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि किसी के सिखाने से या बहकावे से दे रहा है या है वो जैसा उसने देखा वैसा जो है वो एविडेंस है वो दे रहा है। बालक साक्षी के साक्ष्य को प्रशिक्षित है वो माना जाता है यदि उसका साक्ष्य किसी और के कहने पर गढ़ा या प्रभावित हुआ है या अन्यथा गढ़ा गया है, तब क्या माना जाएगा, वो ट्रेंड जो है वो विटनेस है या दूसरे के द्वारा सिखाया गया है वो एविडेंस है वो दे रहा है। जहां किसी साक्षी को प्रशिक्षित किया गया है तो वहीं संभवतः उसके साक्ष्य में दो व्यापक प्रभाव पैदा कर सकता है। एक तो एविडेंस में कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है, मीन्स कुछ बातें और जोड़ के है वो बताई जा सकती है, या स्टोरी जो है वो गढ़ी जा सकती है वो बिल्कुल नई है, वो जैसा हुआ ही नहीं ऐसी कोई नई स्टोरी है वो गढ़ी जा सकती है। केवल इसलिए कि एक बालक साक्षी किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात के कुछ अंशों को दोहराता पाया जाता है, उसके साक्ष्य को प्रशिक्षित मानकर खारिज करने का कोई कारण या आधार नहीं है। किसी एक व्यक्ति ने कोई बात कही, उसी बात को विटनेस ने भी दोहराया, पहले किसी विटनेस ने एविडेंस दी, उसी बात को चाइल्ड विटनेस ने भी दोहराया, केवल इस कारण से कि उसको सिखाया गया था इसलिए उसने ऐसा का ऐसा बोला, ये इस आधार पे उसकी एविडेंस डिस्कार्ड या रिजेक्ट नहीं हो सकती, नामंजूर नहीं हो सकती। यदि यह पाया जाता है कि बालक साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य वास्तव में वही है जो उसने स्वयं देखा था, बालक साक्षी जिसने अपनी लंबी प्रतिपरीक्षा सहन की है और अभियुक्त को अपराध को करने वाले के रूप में शामिल करने वाले परिदृश्य का विस्तार से है वो वर्णन किया या घटना का जो है वो विस्तार से वर्णन करने में सक्षम है, तो छोटी मोटी विसंगतियां जो है या प्रशिक्षित कथन के अंश जो आ गए हैं अपने आप में बालक साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करेंगे। वो रिलायबल चाइल्ड विटनेस माना जाएगा, वो विश्वसनीय वो बालक साक्षी है वो माना जाएगा। बालक साक्षी के कथन के एक भाग पर या एक अंश पर भले ही उसे प्रशिक्षित किया गया हो, भरोसा किया जा सकता है यदि प्रशिक्षित भाग को अप्रशिक्षित भाग से पृथक किया जा सकता है, और यदि ऐसा अप्रशिक्षित और निर्दोष जो भाग है विश्वास पैदा करता है, रिलाई बिलीव है वो पैदा करता है कि ये ट्रू है, उसने जो है वो स्टेटमेंट दिया है, तो बालक साक्षी के साक्ष्य के अप्रशिक्षित भाग पर भरोसा किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है, एविडेंस के रूप में मैटर को डिसाइड करने में यूज किया जा सकता है। उसे पक्षद्रोही साक्षी के मामले की तरह संपुष्टि के उद्देश्य से भी विचार किया जा सकता है। दूसरे विटनेसेस ने जो एविडेंस दी है उनकी कोरोबरेशन करने में, संपुष्टि करने में भी बालक साक्षी के साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है।
यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ बातें तो उसने दूसरों के सिखाने से कही है और कुछ बातें ऐसी है जो उसने वास्तव में देखी वैसा ही बताया, और वो जो सही भाग है उसका एविडेंस का जो है वो ट्यूटरिंग आदि पार्ट है, यदि उसको अलग किया जा सकता है तो कोर्ट जो है वो जो भाग उसने वास्तव में देखा वैसा बोला है उस भाग को एविडेंस के रूप में स्वीकार कर सकता है और अन्य साक्ष्य के साथ उसको जो है वो मैटर में या वो यूज किया जा सकता है। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेकेंडरी एविडेंस अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत द्वितीय साक्ष्य से संबंधित प्रावधान की व्याख्या करिए। डेफिनेशन का जो पोर्शन है सेक्शन 58 ऑफ बीएसए which is concerned to the secondary evidence. Secondary evidence includes the certified copies given under the provisions hereinafter contained, means the certified copy of the public document etc. Copies made from the original by mechanical processes which in themselves ensure the accuracy of the copy and the copies compared with the such copy. Third one, copies made from or compared with the original. Fourth, counterparts of the document as against the parties who did not execute them. Fifth, oral account of the contents of document given by some person who has himself seen it. ये तो पहले वाला एक्ट था उसमें भी थे 1 to 5th। 6, 7 और 8 ये न्यू ऐड हुए हैं बीएसए में। Oral admissions are also secondary evidence. Written admissions are also secondary evidence, and evidence of a person who has examined a document, the original of which consists of the numerous accounts or the other documents which cannot be conveniently be examined in the court, and who is also skilled in the examination of the such document. Anyone which fall under the Romans 1 to 8 is secondary evidence, included in the secondary evidence as per section 58 of the BSA. Illustration: a copy transcript from a copy but afterward compared with the original is secondary evidence, but the copy not compared with the original, only compared with the copy is not a secondary evidence of the original, although the copy from which it was transcribed was compared with the original. Neither an oral account of the copy compared with the original or nor an oral account of the photograph or the machine copy of the original is secondary evidence of the original. Only the oral accounts of the original document, only the oral accounts of the itself document or original document is secondary evidence within the meaning of section 58 of the BSA. धारा 58 देखेंगे आप। ये एसी काम नहीं कर रहा क्या आज? कहाँ कूल तो नहीं हो रहा? रोज के जैसे कूलिंग नहीं हो रही। हाँ, रोज के जैसे बहुत कम हो रही कूलिंग भाई। मुझे पंखा स्टार्ट करने के लिए विवश होना पड़ा। यस, धारा 58 जो है द्वितीयक साक्ष्य, चेंजेज आए इस प्रोविजन में, इसलिए क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं जो रोमन्स में 1 से लेकर और 8 तक दे रखे हैं। 35 पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां, जो किसकी प्रमाणित प्रतियां? लोक दस्तावेज आदि, पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आदि। मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है, बनाई गई प्रतियां जो है ये द्वितीयक साक्ष्य है। तथा ऐसी प्रतियों से जो यांत्रिक प्रक्रिया से तैयार हुई है प्रतियां, उन प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां भी है वो क्या है? वो भी सेकेंडरी एविडेंस है, द्वितीयक साक्ष्य। मूल से बनाई गई और तुलना की गई जो प्रतियां हैं वो भी है वो द्वितीयक साक्ष्य। या तो मूल से डायरेक्ट बनाई या कॉपी से बना दी आपने, बट कंपैरिजन उसका जो है तुलना आपने मूल दस्तावेज से कर दिया, तो वो भी द्वितीयक साक्ष्य। उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेज के प्रतिलेख है वो क्या है? द्वितीयक साक्ष्य। जिन्होंने निष्पादित किया उनके विरुद्ध तो वो क्या है? प्राइमरी एविडेंस है, प्राथमिक साक्ष्य। और जो पार्टी थे उस काउंटर पार्ट के बट एग्जीक्यूट नहीं किया है वो पार्ट उन्होंने, उनके विरुद्ध वो क्या है? वो सेकेंडरी एविडेंस है, द्वितीयक साक्ष्य है। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति के द्वारा जिसने स्वयं उस दस्तावेज को देखा है, स्वयं उससे देखा है, उसे का मतलब मूल दस्तावेज को देखा है, उसके द्वारा दिया गया मौखिक वृत्तांत जो है दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में, वो भी द्वितीयक साक्ष्य है। ये तो पहले से ही थे सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। ये 5 प्रकार के तो इंक्लूसिव में, मीन्स एंड इंक्लूड्स में ये पहले ही थे। चेंजेस जो आए इसके बाद आए।
सिक्स्थ जो प्रकार है द्वितीयक साक्ष्य का, मौखिक स्वीकृतियां, ये नया ऐड हुआ है बीएसए में। अगला लिखित स्वीकृतियां, दो तो बहुत इजी है, और लास्ट वाला थोड़ा सा टिपिकल है, किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने किसी दस्तावेज की क्या की है, जांच की है, और जिसके मूल में अनेक लेखे या अन्य दस्तावेज अंतर्विष्ट है जिनकी सुविधाजनक रूप से न्यायालय में जांच या परीक्षा नहीं की जा सकती, और जो ऐसे दस्तावेज की जांच करने में या परीक्षा करने में क्या है, कुशल भी है, उस कुशल व्यक्ति के द्वारा जो है वो दस्तावेज की जांच करने के बाद दिया गया जो साक्ष्य है वो भी क्या है, द्वितीयक साक्ष्य। दृष्टांत देखेंगे आप, किसी मूल का फोटो चित्र यद्यपि दोनों की तुलना नहीं की गई है, तथापि यदि यह साबित कर दिया जाए कि फोटो चित्रित वस्तु मूल थी तो वो मूल की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है। किसी पत्र की वो प्रति जिसकी तुलना उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा, फोटोकॉपी मशीन आदि के द्वारा तैयार की गई थी, उस पत्र की अंतर्वस्तु का वो द्वितीयक साक्ष्य है। यदि यह दर्शित कर दिया जाए कि प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति जो है वो मूल से बनाई गई थी, ये साबित कर दिया जाए तो वो। नेक्स्ट, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल नोटिस, एक्सप्लेन विद द केस लॉ, एलोबरेट द फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट शैल टेक द जुडिशियल नोटिस अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। न्यायिक अवेक्षा का सिद्धांत क्या है, इससे निर्णय विधि सहित समझाइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, उसके तथ्यों को विस्तार से समझाइए। कौन से तथ्यों की न्यायालय जो है वो अवेक्षा की जाएगी, न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। सेक्शन 51 ऑफ बीएसए deals with the authority of a court to accept the certain facts which are either of the common knowledge or from the sources which guarantee the accuracy or as a matter of the authoritative official record or the court record without the need to establish the such fact. Judicial notice is a legal principle allowing a court to accept a fact as true without a party needing to provide the formal evidence. This applies to the facts that are widely known, indisputable, or the easily verifiable through the reliable sources such as the common knowledge or the public records. And Supreme Court laid down the law in respect of the taking judicial notice of any fact in the following manner. In Harendra Roy versus State of Bihar and others, 2023 Supreme Court, the doctrine of judicial notice as provided under section 56 of the old act, now the 51, is an exception to the general rules of the evidence applicable for proving the any fact by adducing evidence in the court of law. According to the section 56 of the Evidence Act, now the 51 of BSA, judicial notice of any such fact can be taken by the court which is well known to everyone and which is in the common knowledge of everyone, which is authoritatively attested, which is so apparent on the face of the record, etc. And the third, except in the rarest of rare cases, the judicial notice of any fact is generally not taken in the criminal matter. Generally not taken in the criminal matter in the normal course of proceeding, and the cases is decided on the basis of the oral material and the document evidence adduced by the parties to find out the guilt or innocent. These three principles have been laid down by the Honorable Supreme Court in this case law. Section 52 of the BSA, facts of which court shall take the judicial notice. The court shall take the judicial notice of the following facts which fall under the ABCD, etc. The clause A, all laws in force in the territory of India, including the law having the extraterritorial operation. Clause B, international treaty, agreements or the convention with the country or countries by India, or the decision made by India at international association or other bodies. Clause C, the course of proceeding of Constituent Assembly of India, Parliament of India and of the state legislatures. The seal of the all courts and tribunal, the seals of the Court of Admiralty and the Maritime Jurisdiction, notary publics, and all seals which any person is authorized to use by the Constitution or by any act of Parliament or state legislature
or regulation having the force of law in India. The accession to the office and names, title, functions and signature of the person filling for the time being any public office in any state, if the fact of their appointment to the such office is notified in any official gazette. The existence, title and the national flag of the every country or the sovereign recognized by the government of India. The divisions of the time and geographical division of the world and the public festival, fast and holidays notified in the official gazette. The territories of India, the commencement, continuance and termination of the hostility between the government of India and any other country or the body of the person. Hostility means the war, external aggression, etc. The names of the members and the officers of the court and their deputies and the subordinate officers and assistants, and also of the all officers acting in execution of its process, or of advocates and other person authorized by law to appear or act before it. The rule of the road and land, rule of the road on the land or at sea. Subsection 2. In the cases referred to in subsection first, and also on the all matters of the public history, literature, science, art, the court may resort for its aid to appropriate books or the document of reference, and if the court is called upon by any person to take the judicial notice of any fact, court may refuse to do so unless and until the such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. Onkarnath versus Delhi Administration 1977 Supreme Court judgment. The court held that the list given in section 57 of the old act, given under section 57 of Indian Evidence Act 1872 is not exhaustive in nature. Means the court may take the judicial notice of the other facts which not specified under this section. नव अधिनियमित भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 51 ऐसे तथ्य को साबित किए बिना न्यायालय के कुछ तथ्यों को स्वीकार करने के अधिकार से संबंधित है, जो या तो सामान्य ज्ञान के हैं या ऐसे स्रोतों से है जो सटीकता की गारंटी देते हैं या प्रामाणिक आधिकारिक रिकॉर्ड या न्यायालय रिकॉर्ड का विषय हो। न्यायिक अवेक्षा एक विधिक सिद्धांत है जो न्यायालय को किसी पक्षकार को औपचारिक साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना किसी तथ्य को सत्य मानने की अनुमति देता है या उन तथ्यों पर लागू होता है जो व्यापक रूप से ज्ञात, निर्विवाद और विश्वसनीय स्रोतों से जैसे सामान्य ज्ञान के और लोक अभिलेख के माध्यम से आसानी से सत्यापित हो सकते हैं। ऐसा विधि का सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? न्यायिक अवेक्षा का सिद्धांत कहलाता है। हरेंद्र रॉय बनाम बिहार राज्य मान्य 2023 सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी तथ्य की न्यायिक अवेक्षा करने के संबंध में निम्नलिखित तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने विधि प्रतिपादित की। फर्स्ट पॉइंट जो है धारा 56 के अंतर्गत, 56 जो है अब नए एक्ट का 51 बीएसए का जो है की धारा 51 56 के अंतर्गत प्रदान किया गया न्यायिक अवेक्षा का सिद्धांत न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए प्रवर्तित साक्ष्य के सामान्य सिद्धांतों का क्या अपवाद है। जनरली क्या रूल है कि पार्टीज को प्रूव करना होगा फैक्ट्स जो भी वो असर्ट कर रही है, बट वो जुडिशियल नोटिस में कवर हो रहा है तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ये जो है वो तथ्य को साबित करने का जो सामान्य सिद्धांत है उसका क्या एक्सेप्शन है, ये जिसमें एग्जम्पशन दे रखी है साबित करने से। साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 के अनुसार जो वर्तमान जो बीएसए है उसकी धारा 51 न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है जो सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात है, मीन्स सभी व्यक्तियों को पता है उसके बारे में, या जो सभी के सामान्य ज्ञान में, या जो आधिकारिक रूप से प्रमाणित है, या जो अभिलेख में स्पष्ट रूप से दिखाई दे आदि। ऐसे तथ्यों का न्यायालय जो है वो न्यायिक संज्ञान ले सकता है या न्यायिक अवेक्षा कर सकता है। सभी लोगों को पता है कि भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है, तो इसका क्या कर सकता है? कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। सभी व्यक्तियों को पता है कि भारत के अंदर बीएसए, बीएनएसएस,
बीएनएस जो है ये नए एक्ट अभी 2023 में पारित हुई है, इन्फोर्स लॉ इन इंडिया, इसका कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। दुर्लभतम मामलों को छोड़कर सामान्यतः आपराधिक मामलों में कार्रवाई के सामान्य अनुक्रम में किसी भी तथ्य का न्यायिक संज्ञान नहीं लिया जाता है तथा दोष और निर्दोषिता का पता लगाने के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक, भौतिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मामलों का निर्णय लिया जाता है। रेयरेस्ट केसेस में, क्रिमिनल केसेस में भी जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है, न्यायिक अपेक्षा की जा सकती है, बट उस वो दुर्लभतम मामलों को छोड़कर सामान्य नियम यह है कि क्रिमिनल केसेस में जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जाएगा, वहां बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है वो साबित करना होता है। इसलिए कोर्ट के सामने जो भी मौखिक साक्ष्य पेश किया गया या कोई भौतिक साक्ष्य पेश किया गया या दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया, उस साक्ष्य के आधार पर कोर्ट को है वो जजमेंट देना होता है। ये 3 सिद्धांत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस रिसेंट जजमेंट में प्रतिपादित की। धारा 52 देखेंगे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, उसमें एक तथ्यों की लिस्ट दे रखी है जिनका न्यायालय न्यायिक अपेक्षा या न्यायिक संज्ञान ले सकता है। वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय करेगा। उपधारा 1 में आप देखेंगे न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करेगा। कौन से तथ्य है ऐसे जो ABCD में दे रखे हैं, किसमें? तो ये क से लेके और ठ तक में जो है जो विषय दे रखे हैं इनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा है वो कर सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त समस्त विधियां जिसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर प्रचलित विधियां भी शामिल है, ये शायद इंग्लिश में मिसिंग था। भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त समस्त विधि, इवन इंडियन पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना रखा है, उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी है, भारत से बाहर भी लागू होता है, एक्सट्रेडिशन लॉ, BNS, NDPS एक्ट आदि, उनका भी जो है वो कोर्ट कॉग्निजेंस है वो ले सकता है। भारत द्वारा किसी देश या देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि या कोई करार या अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय संघों या अन्य निकायों में भारत द्वारा किए गए जो विनिश्चय या डिसीजन है उनका न्यायालय न्यायिक है वो अपेक्षा करेगा। भारत की संविधान सभा, भारत की संसद और राज्य विधानमंडल, इनकी कार्रवाई का अनुक्रम जो है इनका न्यायालय न्यायिक संज्ञान लेगा। सभी न्यायालय और अधिकरणों की जो मुद्राएं हैं इनकी भी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। नावधिकरण, समुद्री अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों की और नोटरीज पब्लिक की मुद्राएं, वे सभी मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति इस संविधान के अंदर, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अंतर्गत या भारत में विधि का बल रखने वाले विनियम उनके द्वारा उपयोग लेने के लिए कोई व्यक्ति प्राधिकृत करते, उन सभी मुद्राओं की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत्य और हस्ताक्षर, इनकी जो है वो यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया तो उनका न्यायालय न्यायिक अपेक्षा है वो करेगा। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर देश या संप्रभु, उसका अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज, इनकी भी न्यायिक अपेक्षा की जाएगी। समय के प्रभाग, रात दिन आदि, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, इनका न्यायालय जो है वो न्यायिक अपेक्षा करेगा। पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग, इनका भी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। महाद्वीप या महासागर आदि जो भी है, जितने भागों में विश्व बंटा हुआ है। शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास, अवकाश के दिन, संडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि, और पब्लिक फास्ट एटसेट्रा जो है, पब्लिक फेस्टिवल्स है, होली, दीपावली एटसेट्रा, इनका भी न्यायालय जो है वो न्यायिक अपेक्षा करेगा। भारत का राज्य क्षेत्र 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र, इनकी भी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। सरकार और किसी देश और व्यक्तियों के निकाय के बीच जो है वो भारत सरकार और किसी अन्य देश और व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारंभ होना, चालू रहना और उनका पर्यवसान मीन्स समाप्त होना, इनकी भी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। न्यायालय के सदस्य और ऑफिसर्स और उनके उपपदियों और अधीनस्थ ऑफिसर और सहायक और उनके आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सभी ऑफिसर के भी
और सभी अधिवक्ताओं के भी, और न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने और कार्य करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के जो नाम है उनकी भी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, और भूमि या समुद्र पर मार्ग के जो नियम है उनकी भी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा। रोड पर जो है वो बाईं तरफ चलना चाहिए या दाईं तरफ एक्सेट्रा, सिग्नल नाले पर रोकना चाहिए आदि, इन सब की भी न्यायालय क्या करेगा, न्यायिक अवेक्षा है वो करेगा। उपधारा 2, उपधारा 1 में निर्दिष्ट मामलों में और लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान, कला के सभी विषयों में भी न्यायालय समुपयुक्त निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता जो है वो ले सकता है। और यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना है वो की जाती है, तो यदि और जब तक वो व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है। ओंकारनाथ बनाम दिल्ली प्रशासन 1977 सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय ने यह माना कि धारा 57, ये ओल्ड एक्ट की धारा है, जो वर्तमान अधिनियम की कौन सी धारा, धारा 52, BSA की धारा 52 जो है, इसमें जो लिस्ट दे रखी है, या पुराने एक्ट की धारा 57 में जो लिस्ट दे रखी है उसमें 13 थे 1 to 13, तो उनमें दी गई सूची जो है वो संपूर्ण नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, और इससे भिन्न भी कोई तथ्य जो है CPC में कोई मेंशन कर रखे हैं 87A या 87B में, या अदरवाइज CRPC में या अन्य किसी विधि में भी, TPA एटसेट्रा में भी कहीं दे रखा है, तो उन तथ्यों का भी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा कर सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? यस, आई एम ऑडेबल? ठीक है। BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन स्नैचिंग अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 में झपटमारी को परिभाषित करिए। एज पर सेक्शन 304 ऑफ BNS, थेफ्ट इज स्नैचिंग if in order to commit theft the offender suddenly or quickly or forcibly seizes or secure or grabs or takes away from any person or from his possession any movable property. Offender suddenly, quickly, forcibly seizes or secure or grabs or takes away from any person or from his possession any movable property, then theft is converted into snatching. धारा 304 की उपधारा 1 के अनुसार 304 या 304 का सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 304, धारा 304 की उपधारा 1 के अनुसार जो है चोरी झपटमारी है, मीन्स चोरी झपटमारी में कन्वर्ट होगी। चोरी कब झपटमारी है? चोरी झपटमारी है यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जंगम संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, छीन लेता है या ले लेता है। जंगम संपत्ति को अभिग्रहित करता है, प्राप्त कर लेता है, छीन लेता है, ले लेता है। कैसे? चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से, मतलब किसी व्यक्ति के शरीर से या उसके कब्जे से जंगम संपत्ति को जो है वो अभिग्रहित कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, छीन लेता है, ले लेता है, तो वो चोरी किस में परिवर्तित हो जाएगी? वो चोरी झपटमारी में परिवर्तित हो जाएगी और अधिक गंभीर अपराध होगा वो। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023? भारतीय न्याय संहिता 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या है? ऐसा कोई प्रश्न भी आपके सामने मेन एग्जाम में आ सकता है। What are the salient feature of the भारतीय न्याय संहिता? भारतीय न्याय संहिता is the victim centric law. Victim centric law, it is the main
salient feature of this Samhita. The chapters and offences against women and children have been given the precedence or primacy. For the first time, community service has been introduced as one of the punishment in section 4 of the BNS 2023. A new offence of having sexual intercourse on the false promise of marriage has been created in section 69 of the BNS 2023. Offence of snatching has been introduced in the BNS 2023. Assault or use of criminal force to women with intent to disrobe her and voyeurism were made gender neutral under section 76-77 of the BNS 2023. To tackle the organized crime and terrorist act of the offences of organized crime or terrorist act have been added in the Samhita with deterrent punishment on the basis of the deterrent theory of the punishment section 111 and 113 of the BNS 2023. The section relating to the sedition was misused and hence has been deleted. The offence of attempt to commit suicide has been deleted in the BNS 2023. This brings the law in line with the Mental Health Care Act 2017 or make consonance with the Mental Health Care Act 2017. Some offences have been deleted in new code which were offences in the Indian Penal Code like adultery, unnatural offences, etc. A serious category of the culpable homicide relating to the lynching, mob lynching has been introduced in the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. A new provision has been introduced for the offences under this category of the mob lynching in section 103 subsection 2 of the BNS 2023. The definition of the child and transgender is included in section 2 of the BNS 2023. First time define the child and transgender in the BNS. The child and transgender not defined under the IPC. Begari has been introduced as a form of exploitation. Begari has been introduced a form of exploitation for trafficking and has been punished in section 143 of the BNS 2023. Colonial remnants like a British calendar, Queen, British India, etc. have been deleted from the new Samhita. Fines in the IPC were very low, ranging from 10 rupees to the 1000 rupees. Similarly, the punishment for various offences also needed rationalization. Hence, the terms of imprisonment for 33 offences have been suitably enhanced, and the fines in 83 cases have been increased, and mandatory minimum punishment has also been introduced in 23 many offences, various offences. भारतीय न्याय संहिता की क्या मुख्य विशेषताएं? ऑनलाइन स्टूडेंट को आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? यस सर। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की क्या मुख्य विशेषताएं? सबसे पहले तो यह पीड़ित केंद्रित है वो विधि है, विक्टिम सेंट्रिक लॉ है। ये विक्टिम को सेंटर में रखकर ये लॉ बनाया गया है। दूसरी जो बात है, महिलाओं और बालकों के विरुद्ध जो अपराध है उनको अध्याय में सबसे पहले प्राथमिकता अध्याय 5 में जो है उनको इंक्लूड किया गया। जनरल एक्सेप्शन नहीं, अबैटमेंट आदि के जो है वो बाद में, कॉन्स्पिरेसी आदि के बाद में। प्रथम बार सामुदायिक सेवा जो है उसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में दंड के रूप में शामिल है, वो किया गया। कम्युनिटी सर्विस एक नया पनिशमेंट या टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो है वो नया इंक्लूड हुआ है बीएनएस में। विवाह के मिथ्या वचन पर लैंगिक संबंध बनाने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 में नया अपराध है वो बनाया गया है, सेक्सुअल ऑफेंस के रूप में, लैंगिक अपराध के रूप में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में झपटमारी को जो है वो अपराध के रूप में नया शामिल किया गया है। पढ़ लिया हमने 304 है वो बीएनएस में जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, दृश्य रतिकता, ये वाले जो अपराध है उनको भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 76 और 77 के अंतर्गत लिंग तटस्थ बनाया गया है। ये ऑफेंसेस केवल विमेन के अगेंस्ट ही नहीं, मैन के अगेंस्ट भी जो है वो हो सकते हैं।
ट्रांसजेंडर आदि के अगेंस्ट भी एबो हो सकते हैं। तो इनको जेंडर न्यूट्रल एबो बनाया गया। अगेंस्ट नहीं, अपराध करने वाला, सॉरी, अपराध करने वाला व्यक्ति जो है वो मेल ही नहीं, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। ऐसा जो है उसमें मेल वर्ड जो लिखा होता है उसकी जगह एनी पर्सन या हु एवर जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया गया। इस तरीके का है वो चेंजेज है वो किया गया। संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य, इनसे निपटने के लिए संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य के अपराध को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 और 113 में जो है निवारक दंड के साथ जो है वो जोड़ा गया है। राजद्रोह से संबंधित धारा का दुरुपयोग किया गया था, इसलिए इसे हटा दिया गया। 124A जो आईपीसी का जो है वो सेडिशन के रूप में जो है वो अपराध था, उस अपराध को है वो नए संहिता में जगह नहीं दी गई। हाँ, वो अलग आ गया, वो न्यू फॉर्म में, उसको हम सेडिशन नहीं कह सकते। उसको पहले वॉम्बेटकर वाला जजमेंट था, उसमें स्टे कर दिया गया था और बीएनएस में उसको कोई जगह नहीं दी है। कुछ अपराध नई संहिता में शामिल नहीं किए गए बट आईपीसी में थे, जैसे जारकर्म, अप्राकृतिक अपराध आदि जो है ये आईपीसी में थे बट बीएनएस में इनको शामिल है वो नहीं किया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आत्महत्या करने का प्रयत्न का जो अपराध है उसको भी है वो हटा दिया, क्योंकि वो जो है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 उसके अनुरूप हो गया। उसमें उस एक्ट के अंदर कुछ परिस्थितियों के अंदर सुसाइड करना जो है वो अपराध की श्रेणी में वो नहीं आता था, तो उससे कंसोनेट करने के लिए उसको हटा ही दिया। अब पर्टिकुलर पर्पज जो है पब्लिक सर्वेंट को कंपेल करने के लिए आदि यदि सुसाइड किया जाए तो वो एक किसी सेक्शन में 127 में कहीं ऑफेंस है वो बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह मिलकर मूल वंश, जाति आदि के आधार पर हत्या करने को भारतीय न्याय संहिता की धारा 130 की उपधारा 2 में जो है वो दंडनीय बनाया गया, जिसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। मॉब लिंचिंग या भीड़ के द्वारा हत्या का अपराध करना, उसको है वो अलग से पनिशेबल है वो बनाया गया है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में बालक को भी परिभाषित किया गया है और ट्रांसजेंडर जो है, उभयलिंगी जो है, उसको भी, जो न पुरुष में आ रहा है न स्त्री में आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी है वो परिभाषित है वो किया गया। इन 2 की परिभाषाएं शामिल की गई है। दुर्व्यापार के लिए शोषण के एक रूप में भिक्षावृत्ति जो है, भिक्षावृत्ति वो बैगिंग होगी एक्चुअली, बेगारी की जो बैगिंग जो है उसको भी है वो शामिल किया गया कि यदि बैगिंग के पर्पज के लिए भी या बैगिंग करवाने के पर्पज के लिए किसी को रिक्रूट आदि है वो किया जाए तो वो भी क्या है, वो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, व्यक्ति के दुर्व्यापार का अपराध होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 में उसे जो है वो दंडनीय है वो बनाया गया है। बैगिंग ही है ना, बेगारी है, बैगरी है, बैगरी। औपनिवेशिक अवशेष जैसे ब्रिटिश कैलेंडर, रानी, ब्रिटिश भारत आदि जो है ऐसे शब्दावलियां जो दासता का प्रतीक थी उसको है वो हटा दिया गया है नई संहिता में। भारतीय दंड संहिता में जुर्माने की राशि बहुत कम थी, 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का एक्सप्रेस है वो जुर्माना था। इस तरह विभिन्न अपराधों के लिए दंड को भी तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता थी, इसलिए 33 अपराधों के लिए तो कारावास की अवधि को बढ़ाया गया। 83 अपराध ऐसे हैं जिसमें जुर्माना बढ़ाया गया और 23 अपराध ऐसे हैं जिसमें आज्ञापक न्यूनतम दंड, मिनिमम पनिशमेंट का जो है वो प्रावधान है वो किया गया है इस संहिता के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। तो ये सारी जो है वो क्या है, ये बीएनएस के सैलिएंट फीचर या भारतीय न्याय संहिता की विशेषताएं। Which acts or omission were offences under IPC but not offences under भारतीय न्याय संहिता 2023? वो कौन से कार्य और लोप थे जो आईपीसी में अपराध थे लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अपराध नहीं है? Acts or omissions which were offense under IPC but are not offense under BNS. Sedition 124A, 153AA, punishment for knowingly carrying arms or in any procession. 236, abetting in India the counterfeiting out of the Indian coin. Section 237, import or export of the counterfeiting coin, import or export of the counterfeits of the Indian coin.
260 for fraudulent use of the false instrument for weighing, 265 fraudulent use of the false weights and measure, 266 being in possession of the false weights and measure, and ये 267 होना चाहिए, being in possession of the false weights and measures. पूरा चैप्टर ही गया ये 264, 265, 266 और 267, ये पूरा चैप्टर गया. बीइंग इन पोजीशन ऑफ द फॉल्स वेट्स एंड मेजर तो अंदर होगा. ये 267 जो था, एक में पोजीशन होगा, एक में कुछ और होगा. तो ये पूरा चैप्टर ही जो 13 था आईपीसी का वो इंक्लूड नहीं हुआ. 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये जनरल जो ऑफेंस था ये चला गया. पर्टिकुलर एक ऑफेंस अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल द पब्लिक सर्वेंट फॉर डू एनी एक्ट अनलॉफुली एटसेट्रा, उसको ऑफेंस बनाया. 311 पनिशमेंट क्या, ठीक है, मेकिंग और सेलिंग, मेकिंग और सेलिंग, फॉल्स वेट्स मेजर्स. 311 पनिशमेंट फॉर ठग, 10 भी गया उसके साथ. डेफिनेशन एंड पनिशमेंट फॉर ठग या बीइंग अ मेंबर ऑफ द ठग्स. 377 सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर या अननेचुरल ऑफेंस, एंड 497 अडल्ट्री. ऐसे कार्य या लोभ जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध थे लेकिन भारतीय न्याय संहिता में वो अपराध नहीं है. सबसे पहले धारा 124 का राजद्रोह, फिर 153 का डबल का किसी जुलूस में साह से या जानबूझकर हथियार ले जाने के लिए दंड. 236 भारत में सिक्कों की कूटकरण को जो है भारत से बाहर ले जाने के लिए दुष्प्रेरण, सिक्कों की कूटकृति कर दो, सिक्कों की कूटकृति जो है उसको भारत से बाहर ले जाने के लिए दुष्प्रेरण. 237 कूटकृत सिक्कों का आयात और निर्यात. 38 भारतीय सिक्कों की कूटकृति का आयात और निर्यात. 264 वजन कम करने के लिए मिथ्या उपकरण या कपटपूर्ण उपयोग, वजन कम करने के लिए नहीं है. 264 देखना है क्या टाइटल, हाँ, तोलने के लिए, तोलने के लिए मिथ्या उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग. 265 मिथ्या बाट या माप का कपटपूर्ण उपयोग. 66 मिथ्या बाट या माप को कब्जे में लेना. और 67 जो है मिथ्या बाट या माप को बनाना या बेचना. ये पूरा चैप्टर ही गया, अध्याय 13 64 से 67. 309 आत्महत्या का प्रयत्न. 311 ठगी के लिए दंड. 10 और 11 दोनों, 10 में परिभाषा तीर, 11 में पनिशमेंट था, दोनों प्रोविजन गए. प्रकृति के विरुद्ध अपराध 377 गया और जारक्रम जो है 497, ये भी है वो हट गया. ये सारे ऐसे अपराध जो आईपीसी में थे बट बीएनएस में इनको जगह नहीं दी गई है, बीएनएस में इनको डिलीट कर दिया है या